Assalamu alaikum. Today we will start the lecture number 20 of the current lecture series Fuel Chemistry. And this is the last lecture of the first chapter of the current course Fuel Chemistry. So in this lecture we will discuss the carbonization and its types. तो सबसे पहले अगर हम कार्बोनाइजेशन की बात करें तो व्हेन पायरोलिसिस इज अप्लाइड टू कोल ओनली, तो जब हम पायरोलिसिस जो कि केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड फ्यूल है उसको हम अप्लाई करेंगे सिर्फ कोल के ऊपर, तो उसको हम कहते होते हैं कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन की फर्दर टू टाइप्स होती हैं, लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन एंड हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। तो सबसे पहले हम हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन अगर हम इनको कंपेयर करें तो कार्बोनाइजेशन जैसा कि हमने देखा कि इसके अंदर क्या होता है कि हम कोल की पायरोलिसिस करते होते हैं, तो कोल के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, पीट, लिग्नाइट, ब्यूटुमिनस कोल वगैरह। तो जब हम इसकी पायरोलिसिस वगैरह करवाते हैं तो इसके अंदर फॉर्मेशन होती है कोक की। अब कोक की फर्दर थ्री टाइप्स होती हैं, सॉफ्ट कोक, हार्ड कोक एंड सेमी कोक। ठीक है, तो जो सॉफ्ट और हार्ड कोक होता है ये बनता होता है हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन के अंदर, जबकि जो सा रिमेनिंग सेमी कोक है इसकी फॉर्मेशन होती है लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन के अंदर। अब अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें, जो लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन होती है इसके अंदर जो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का, वो होता है 450 टू 700 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिसोलेशन वो ना हो कि हम इसमें कोल को हीट करते होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई प्रेशर, तो हमारा जो फाइनल टेम्परेचर होता है वो 450 टू 700 डिग्री सेल्सियस होगा और इसको हम लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद अगर हम हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर जो फाइनल टेम्परेचर होता है जिसपे डिस्ट्रक्टिव डिसोलेशन ऑफ कोल को कैरिड आउट करवाया जाता है वो होता है 900 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम कहते होते हैं हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। उसके अलावा लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रोडक्ट्स होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, लिक्विड की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो ज़्यादा होती है, अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रोडक्ट्स, जबकि जो उनसे गैशियस प्रोडक्ट्स होती हैं इनकी जो अमाउंट होती है वो स्मॉल होती है, वो कम मिकदार में बनती है। जबकि हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन की बात करें तो इसमें जो कोल टार की प्रोडक्शन होती है वो लो होती है, यानी कि जो लिक्विड की प्रोडक्शन होती है वो लो होती है, जबकि लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन के अंदर लिक्विड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन क्या थी, लार्ज थी। उसके बाद लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन की बात करें तो इसमें लिक्विड कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। जबकि जो सा हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन है इसमें जो लिक्विड कंटेंट होता है वो स्मॉल, जो अमाउंट होती है वो स्मॉल होती है, माइनर होती है। अब लिक्विड प्रोडक्ट्स कौन कौन सी होती हैं इसमें फर्दर, इसमें लिक्विड वाटर होता है, कोल तार होती है, क्रूड लाइट ऑयल वगैरह होते हैं। जबकि गैशियस प्रोडक्ट्स के अंदर हाइड्रोजन होती है, मीथेन गैस होती है, इथाइलिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया एंड नाइट्रोजन गैस। तो ये बेसिकली लिक्विड और गैशियस प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। जिस तरह हमने ऊपर देखा था लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन के अंदर के लिक्विड की प्रोडक्ट ज़्यादा थी और गैशियस प्रोडक्ट स्मॉल थी। तो फर्दर अब हमने देखा है कि लिक्विड प्रोडक्ट्स कौन कौन सी बनती होती हैं और गैशियस प्रोडक्ट्स कौन कौन सी बनती होती हैं। उसके बाद है जी को प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स हम किन्हें कहते होते हैं। अब कार्बोनाइजेशन के अंदर हमारी जो मेन प्रोडक्ट होती है वो होती है कोक। ठीक है, अब कोक के साथ जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स बनती होती हैं उनको हम कहते हैं कोल केमिकल्स, को प्रोडक्ट्स, या उन्हें हम सिंपली कहते होते हैं बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेटलर्जिकल कोक। अब जो हार्ड कोक होता है जो कि ऑब्टेन्ड होता है हमें हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन के अंदर, इसको हम यूज़ करते होते हैं मेटलर्जी के अंदर। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट मेटलर्जिकल कोक। मेटलर्जी क्या होता है, इसमें जो अर्थ के नीचे जो मेटल्स वगैरह होती है उनकी एक्सट्रैक्शन करवाई जाती है, जिस प्रोसेस को हम कहते होते हैं मेटलर्जी। तो उसके अंदर हम इस हार्ड कोक को यूज़ करते हैं जो कि हमें हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन से मिलता है, तो इसलिए हम इस कोक को कहते होते हैं मेटलर्जिकल कोक। उसके अलावा जब जो सॉफ्ट कोक होता है इसको हम घर में डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर यूज़ करते होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। अब लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन को कैरिड आउट करवाने के लिए दो प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं। ये बेसिकली रोटेशन है, इसको हम एंड पे देखेंगे। फर्स्ट वन इज डिस्को प्रोसेस या डिस्को रोटेशन एंड नंबर 2 इज क्रैप-लुर्गी प्रोसेस। ठीक है, तो इसके बाद जो लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन है इसके अंदर हमारे पास सेमी कोक बनता था, तो इसको हम सेमी कोकिंग भी कहते होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर होता है जिसमें हम कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हैं वो 500 टू 550 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अ, तो उसके अलावा इसमें अब जो उनसे हमारे पास जैसा कि हमने ऊपर देखा इसमें जो प्रोडक्ट्स बनती होती है लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन के अंदर, उसमें होता है लो टेम्परेचर कोक होता है, कोक कॉमन गैस होती है, कोल तार होता है और फ्लशिंग लिक्विड लिक्विड होता है।
दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन। अब जो सेमी कोक हमें ऑब्टेन होता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन अमाउंट्स ऑफ 100 to 120 सेंटीमीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल is processed and high content of methane and its homologous and relatively large hydrogen content। उसके अलावा जो सेमी कॉमन गैस होती है, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 14,000 to 36,400 किलो जूल पर मीटर क्यूब। दिस इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द सेमी कोक ओवन गैस। इसके अलावा जो सेमी कोक है, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा है, इसको हम डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे यूज़ करते होते हैं और इंडस्ट्रियल फर्नेसेस के अंदर यूज़ करते होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि ये जोन सी हमारे पास प्रोडक्ट्स बनती होती हैं लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन के अंदर। अब इन प्रोडक्ट्स को हम मजीद एक्सप्लेन करते हैं बारी बारी। ठीक है, तो सबसे पहले है कोल तार। कोल तार हमारे पास क्या होता है, डार्क रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है। इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, इसके अंदर पैराफिन्स, ओलेफिन्स, नेप्थालीन और दूसरे एरोमेटिक्स होते हैं। ठीक है, तो लो टेम्परेचर कुकिंग तार कैन बी, इसको हम प्रोसेस करते हैं इनटू लिक्विड मोटर फ्यूल्स और दूसरे हाइड्रोकार्बन मिक्सचर के अंदर करते होते हैं। अच्छा, जिसके अलावा लो टेम्परेचर जो कार्बनाइजेशन होती है, इसको प्राइमरी इसका जो पर्पस होता है वो हमारे पास होता है कि हम इसको ऑब्टेन करें कोल तार को और कोक ओवन गैस को। उसके अलावा जो लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन होती है ऑयल सेल्स की, उससे हमें यील्ड मिलती होती है हाई परसेंटेज ऑफ कोल तार। ठीक है, तो जब हम जो ऑयल सेल्स होते हैं इसकी लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन करवाते हैं तो इससे हमें हाई परसेंटेज मिलती होती है कोल तार की। इसके अलावा इन एडिशन कोक ओवन गैस एंड लिक्विड आर आल्सो फाउंड। इसके अलावा हमें कोक गैस भी मिलती होती है और फ्लशिंग लिक्विड भी मिलता होता है। अब जो यील्ड होती है एस्टोनियन शेल जोन सा है, बेसिकली ये कंट्री एस्टोनियन शेल जोन सा है, तो इसके अंदर जो हमारे पास कोल तार की और लो टेम्परेचर कोक और फ्लशिंग लिक्विड की जो परसेंटेज आती है वो दी गई है जब इसकी लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन करवाई जाती है एस्टोनियन शेल की। तो उससे हमें जो कोल तार ऑब्टेन होता है वो 34.4% है, जो लो टेम्परेचर कोक है वो 55.8% है, जबकि जो सा फ्लशिंग लिक्विड है दैट इज 1.5%। नेक्स्ट जो सा है वो है फ्लशिंग लिक्विड। फ्लशिंग लिक्विड बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर मोस्टली वाटर सॉल्युबल कंटेंट्स होते हैं। मीन्स के ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। जबकि जो शेल तार होता है ये कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है एंड इट इज प्रोसेस्ड इन द सेम वे एज पेट्रोलियम, बिल्कुल पेट्रोलियम की तरह होता है। इसको हम ऑब्टेन करते हैं बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ शेल तार। उसके बाद है लो टेम्परेचर कोक। लो टेम्परेचर कोक के अंदर क्या होता है कि कोक कंटेन्स ओनली 10% बिकॉज ऑफ इट्स हाई ऐश कंटेंट। जो कोक होता है इसके अंदर जो कार्बन का कंटेंट होता है वो 10% होता है, क्योंकि इसके अंदर जो ऐश का कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हमने देखा था कि जिस कोल या फ्यूल के अंदर ऐश का कंटेंट ज़्यादा उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज कम होती है और वो हमारा गुड फ्यूल नहीं होता। उसके अलावा जो रिमाइंडर दूसरे मिनरल सब्सटेंसेस होते हैं, सिलिका हो गया, एलुमिना एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल के तौर पे इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, उसके बाद है कोक ओवन गैस। इट इज यूटिलाइज, इसको हम कोक ओवन को हीट करने के लिए यूटिलाइज करते होते हैं। अच्छा, इसके अलावा कंक्लूजन में अगर हम आए, इसके अलावा अब हम कंक्लूजन की अगर हम बात करें, द पर्पज ऑफ लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन इज टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर स्मोकलेस सेमी कोक एज एन इम्प्रूव्ड डोमेस्टिक फ्यूल। अब जो लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन होती है इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि इससे हम जो सेमी कोक ऑब्टेन करते हैं वो स्मोकलेस हो। ठीक है, हमने जो करेक्टरिस्टिक थे गुड फ्यूल के, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारा जो फ्यूल हो गुड फ्यूल होता है उसके अंदर जो स्मोक का कंटेंट है वो नहीं होना चाहिए, हमारा जो फ्यूल होना चाहिए वो स्मोकलेस होना चाहिए। तो जो लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन है इससे हमें यही इसका एडवांटेज होता है कि हमें जो सेमी कोक मिलता है वो स्मोकलेस होता है, जो कि एक इम्प्रूव्ड डोमेस्टिक फ्यूल होता है। अच्छा, जो उसके बाद हम डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, ऊपर स्टार्ट में जब हमने लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन को स्टार्ट किया तो हमने कहा था इसके दो तरह के इसके अंदर रोटेशन या प्रोसेस होते हैं। एक था डिस्को प्रोसेस, जबकि दूसरा था क्रैप्लोर्गी प्रोसेस। अब हम इनके रोटेशंस को देखते हैं। सबसे पहले अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो जो डिस्को रोटेशन होती है ये ज़्यादा एफिशिएंट होती है एज़ कम्पेयर टू क्रैप्लोर्गी प्रोसेस। बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या होता है, अगर हम डिस्को रोटेशन की बात करें तो इसमें जो सा हमारे पास फर्नेस वगैरह होती है उसको रोटेशन हम इस तरह से करवाते हैं। ठीक है, इसकी जो रोटेशन होती है वो इस तरह से होती है और जो हमारे पास अंदर चार्ज होता है, फ्यूल होता है, उसको जो हीट मिलती होती है पार्टिकल्स को वो इक्वली शेयर्ड होती है, इक्वली मिलती होती है। तो हमारे पास जो यूनिफॉर्म हीट का एक्सचेंज होता है चार्ज मिक्सचर के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है वो एफिशिएंट होती है, इसलिए हम इसको रोटेशन को एफिशिएंट कहते हैं।
जबकि अगर हम क्रैप्टोर्गी की बात करें तो इसमें हमारे पास जो सा फर्नेस होती है उसके अंदर इस तरह से रोटेशन करवाई जाती है। तो जब हम हीट करते होते हैं, ठीक है, जब हम इसको हीट करते होते हैं तो होता क्या है बेसिकली, तो जहाँ से जब पार्टिकल्स एंटर होंगे, फ्यूल को हम जब हम एंटर करवाएंगे तो बहुत कम वक्त के लिए स्टार्ट में जौन से पार्टिकल्स होंगे जब एंटर होंगे तो उनको ज़्यादा हीट मिलेगी, और जैसे ही वो आगे पास कर जाएंगे तो उनके जो अमाउंट ऑफ हीट होगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो यूनिफॉर्म हीट का एक्सचेंज है वो नहीं होगा, और जो हीट होगी वो पेनिट्रेट नहीं कर सकेगी होल चार्ज तक। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट होती है वो बाज़ औक़ात नहीं बनती होती। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस था डिस्को और क्रॉप्टोर्गी में। और अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो इसमें जो डिस्को रोटेशन होती है ज़्यादा एफिशिएंट होती है एज कम्पेयर टू क्रॉप्टोर्गी प्रोसेस। अच्छा जी, डिस्चार्ज ऑफ कोक इज डिफिकल्ट ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ कोल आफ्टर कार्बनाइजेशन। अच्छा जी, ये एक और इसका डिसएडवांटेज है कि इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जब हम इसकी कार्बनाइजेशन करवाते हैं कोक की तो ये क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है, जिसकी वजह से इसको डिफ़िकल्ट होता है इसको बाहर निकालना। इसको डिस्चार्ज करवाना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम इवेपोरेट करवाते हैं। इवेपोरेट होने के बाद क्या होता है कि जो सरफेस होती है वो पोरस हो जाती है कोल की, और वो स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से वो कैबिन या कंटेनर वगैरह के अंदर स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से चिपक जाता है, जिसकी वजह से इसको निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन हाई टेम्परेचर कार्बनाइजेशन द प्रोडक्ट स्क्वीज एज फूड बर्न। इसके अलावा अगर हम एडवांटेज की बात करें तो हमारे पास इसका एडवांटेज ये होता है कि जो लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन होती है ये चीप होती है एज कम्पेयर टू द हाई टेम्परेचर कार्बनाइजेशन। ठीक है, सो दिस इज टुडेज लेक्चर। ये हमारा करंट चैप्टर का आखिरी लेक्चर था। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेट इज अल्टरनेटिव फ्यूल्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।